हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम फिर से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से हम 25 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और 25 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो उसे सॉल्व करेंगे और नए 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो उस तरह से मिलाकर 75 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से 50 आपके सॉल्व क्वेश्चन और 25 आपके लिए क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे लगता है कि आप लोग में जिज्ञासा है, आप स्टडी के प्रति सचेत हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टडी शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और इस बार जिन लोगों ने कमेंट करके उत्तर दिए हैं वो हैं प्रिया बोध और पवन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करके उत्तर देने के लिए, और काफ़ी क्वेश्चंस आपके सही भी हैं। तो आप जितने आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पता है, कमेंट करके उत्तर ज़रूर दीजिए। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन वो पिछले वीडियो पर आ रहे हैं, शायद उनको देखने में लेट हो गया है। तो कोशिश करें कि जो वीडियो अभी अपलोड होता है उसी पर मुझे कमेंट करके भेजें, क्योंकि सारे वीडियोस के कमेंट देखना पॉसिबल नहीं रहता है, सभी को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो जो अपडेटेड वीडियो हैं उनको देखकर ही उनको सॉल्व करें। तो चलिए देर मत करिए, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बलूचिस्तान। तो पहला क्वेश्चन कहता है बलूचिस्तान की झोब घाटी में स्थित था। तो झोब घाटी में क्या स्थित था? तो ये स्थित था डाबर कोट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, उत्खनन में बहुसंख्या में मोहरें प्राप्त हुई। अधिकांशतः यह मोहरें निर्मित हैं। तो ये मोहरें किससे निर्मित हैं? तो ये निर्मित थी सेल खड़ी की। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? ध्यान दीजिएगा, तांबे की मोहरों की बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी चावल का प्रयोग भोजन में करते थे, चावल होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये प्रमाण प्राप्त होता है लोथल और रंगपुर से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की भांति मोहनजोदाड़ो में भी एक गढ़ी का निर्माण हुआ। मोहनजोदाड़ो में भी एक गढ़ी का निर्माण हुआ और इसकी 20 फीट से लेकर 40 फीट तक ऊंची एक कृत्रिम पहाड़ी पर है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्खनन में कुंभकारों के अनेक भट्टे मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त भट्टों की संख्या है। तो भट्टों की कुल संख्या बताई गई है, 14 भट्टे थे। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा वासियों को सुमेरन वासी कहा था? तो ये कहा था मलुहा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, उत्खनन में श्वेत प्रसार खंड बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया? तिथि क्रम निर्धारित किया गया था मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष काल से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सिंध वासियों की कौन सी आर्थिक क्रिया असत्य है?
तो बैंक की व्यवस्था, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। बैंक की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनकी कृषि, विदेशी व्यापार, पशुपालन होता था। कृषि, विदेशी व्यापार और पशुपालन होता था। बैंक की कोई भी व्यवस्था उस समय नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, प्रिया और पवन, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं और आपके उत्तर काफ़ी सही हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। और इसके अलावा मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन तीनों जगह एडमिशन चल रहे हैं पीएचडी के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, तो आपके एमए में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप अदर रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% होना चाहिए एमए में, जिस भी विषय से आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी यही रखी गई है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप उसमें क्वालिफाई होकर पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे समय नहीं मिल रहा है कि मैं इस पर वीडियो डिटेल में आपको लाकर प्रोवाइड कर सकूं। तो आप इस साइट को जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन्स अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सिंधु वासियों द्वारा कौन सा पशु नहीं पाला जाता? तो सिंधु वासियों के द्वारा, जो मैंने बताया था, घोड़े के अवशेष वहाँ से बाद में के समय में मिलने लगे। तो इसमें भैंसा, गाय, ऊँट, इसमें मैं उत्तर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि घोड़े के अवशेष बाद के समय में मिलने लगे हैं। तो कौन सा पशु पाला नहीं जाता था? शायद ऊँट होगा। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं ये उत्तर छोड़ रही हूँ इसका। और भैंस का, गाय का और घोड़े का साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उत्तर मेरे अकॉर्डिंग तो ऊँट होना चाहिए, लेकिन आंसर की घोड़ा बता रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सिंधु घाटी के लोगों का कला के प्रति जो भाव था वह निम्नलिखित इनमें से कौन सा उनके संबंध तथ्य को उचित प्रकार प्रकट करता है? तो उचित प्रकार प्रकट करता है तो कला के लिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सिंधुवासी उपासना करते थे। तो सिंधुवासी जो उपासना करते थे वो करते थे विष्णु भगवान की, स्वास्तिक नहीं करते थे क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह वहाँ से प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, प्रकृति देवी की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की कोई पूजा नहीं होती थी। हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस धार्मिक उपक्रम को नहीं मानते थे? तो यज्ञ नहीं करते थे, ये सब वैदिक काल के चीजें हैं। पृथ्वी की उपासना, पशु बलि, नर बलि, तो ये सारी प्रथाएं यहाँ पर थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, लेकिन यज्ञ नहीं होता था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था? तो बंदरगाह का जब भी नाम आता है तो आप टिक करिए लोथल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यद्यपि छुरी तथा घरेलू औजार के रूप में चाट पत्थर के बढ़िया फलकों का इस्तेमाल होता था, परंतु हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के सबसे अच्छे औजार बने होते थे। तो सबसे अच्छे औजार किसके बने होते थे? कांसे के। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंधुवासी तांबा अयस्क प्राप्त करते थे। तो ये कहाँ से अयस्क या तांबा प्राप्त करते थे? ध्यान रखिएगा, कभी कभी तांबे को और क्या कहा जाता है, तो उसको अयस्क कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो सिंधु वासियों को जो प्राप्ति होती थी वो होती थी राजस्थान से। तो फ्रेंड्स, एक और मैं ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि 1 अगस्त से आपकी ऑनलाइन में क्लास शुरू करने वाली थी, लेकिन मैं जिस जगह पर इस समय हूँ वहाँ नेट की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है।
जैसे वीडियो को ही मैं बनाकर जब अपलोड करती हूँ तो किसी टाइम पर करती हूँ, और वो अपलोड आपको कब का कभी यानी कि मिलता है। यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक गांव में आई हुई हूँ और यहाँ काफ़ी नेट की प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ। तो ऑनलाइन क्लास मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन कुछ समय लगेगा। तो देखते हैं, ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे, और जिसमें आप उसी समय उत्तर दे सकेंगे। तो कल देखते हैं, कल शाम को ही मैं ट्राई करूँगी लाइव क्लास के लिए, और उसमें आप डायरेक्ट आमने सामने उत्तर दे सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस अभी जैसे कि कर रही हूँ, उसके क्वेश्चंस को आप उसी समय सॉल्व करके लाइव उत्तर दे पाएंगे। तो होपफुल कि कल हो जाए क्लास। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब भी मैं अपलोड कर रही हूँ टाइम से वीडियोस आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं। और गांव के बारे में मैं बताऊं कि ये एक एशिया का सबसे बड़ा गांव है, फौजियों का गांव कहा जाता है। वहाँ मैं आई हुई हूँ, तो इसलिए यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ से जब मैं निकलूँगी तभी लग रहा है शायद लाइव क्लास हो पाएगी। तो कोरोना की वजह से मैं यहाँ से निकल भी नहीं पा रही हूँ। तो देखते हैं, कल मैं ट्राई करूँगी। तो आप बने रहिएगा। शाम को मैं आपको पोस्ट के माध्यम से सूचना दूंगी अगर क्लास होती है तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रदेश के निवासी सिंधु प्रदेश को मेलुआ कहते थे? तो मेलुआ कहते थे मेसोपोटामिया के। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु वासियों को मेलुआ कहते थे। फिर निप्पुर नामक शहर से एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर हड़प्पा कालीन लिपि उत्कीर्ण थी। यह स्थित है, तो ये स्थित कहाँ है? ये स्थित है मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आकृतियां उत्कीर्ण हैं। तो आकृतियां उत्कीर्ण हैं, किसकी आकृति उत्कीर्ण है? तो उपयुक्त सभी, क्योंकि ये बहुत बार आपने देखा होगा जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के हम पढ़ते हैं तो कुबड़ वाले बैल, गैंडे, हिरन, इन सभी की आकृतियां हमें मोहरों पर मिली हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सैंध उत्खनन में ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं कालीबंगन से। तो देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन एक कंफ्यूजन वाला था, अभी हम लोगों ने देखा था, उसमें ऊंट की अस्थियों की बात करा तो ऊंट की भी अस्थियां मिली हैं। फिर घोड़े के साक्ष्य भी मिले। तो पालने वाले पशुओं में कौन नहीं था पूछ रहा था, तो वो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है। अगर आपको किसी तरह का उसका रेफरेंस मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा वासी खेती नहीं करते थे। तो हड़प्पा वासी किसकी खेती नहीं करते थे? तो वो दाल नहीं उगाते थे। गेहूं उगाते थे ही, चावल उगाते थे, जौ उगाते थे। तो गेहूं, जौ, चावल की खेती होती थी, लेकिन दाल की खेती यहाँ नहीं देखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा की मोहरों पर अधिकांश उत्कीर्ण मिलता है। तो क्या उत्कीर्ण मिलता था? साढ़ के साक्ष्य, जिसको वो पवित्र पशु भी मानते थे, तो उसके साक्ष्य यहाँ पे काफ़ी मिले हैं। काफ़ी मोहरों पर इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जहां रंजन शलाका का प्रयोग किया जाता था? तो चनहुदड़ो। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जौ, तिल और सरसों, जौ, तिल, सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें बनवाली से। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने कल आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित किस स्थान के भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये थे कश्मीर के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीन में बौद्ध धर्म का प्रविष्ट हुआ। तो चीन में प्रथम शताब्दी में इसका प्रविष्ट हुआ था बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 28, पवित्र बौद्ध पिटकों की विषय सूची
को इंगित करने वाले युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो जो इनकरेक्ट बन रहा है वो हो जा रहा है ऑप्शन डी। करेक्ट वाले देख लेते हैं। ए कहता है विनय पिटक संघ विषयक अनुशासन के नियम है, सही है। फिर इसके बाद अभिधम्म पिटक बुद्ध की विशेषताओं का दार्शनिक विवेचन है, ये भी करेक्ट है। सुक्त पिटक बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं हैं, ये भी करेक्ट है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने कहां पर करवाया था? तो ये कराया था मध्य जावा, इंडोनेशिया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। मानव रूप में निर्मित बुद्ध की प्रारंभिक प्रतिमाओं का संबंध निम्न में से किस शिल्प शैली से है? तो जो शिल्प शैली से है वो हो जाएगा गांधार। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पश्चिम भारत के निम्नलिखित किस स्थान से बौद्ध विहारों की विशालतम समूह जिसमें 130 गुफाएं हैं पाया गया है? तो जुन्नैर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, जुन्नैर नहीं होगा, कार्ले होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई? तो इनकी मृत्यु का जो स्थान है वो है पावा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? तो जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया था सांख्य दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 34। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था? तो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने वाले थे भद्रबाहु। तो क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है वर्धमान महावीर की पुत्री चेलना, बाकी सभी सही है। वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ, वर्धमान महावीर की माता त्रिशला। सी कहता है वर्धमान महावीर की पत्नी यशोदा। तो इसमें इनकरेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है? भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है, वो है ब्राह्मण। पंचरात्र तथा भागवत संप्रदाय अंततः किसमें विलीन हो गए? तो ये हो गए थे वैष्णव धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है? तो ये महाभारत में किया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अवैदिक संप्रदाय में ब्राह्मण धर्म का अंग हो गया? तो ब्राह्मण धर्म का जो अंग हो गया वो हो गया शैव संप्रदाय। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को संबंधित करिए संदर्भ को ये सब देखते हुए। तो दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। ए का 1 हम करेंगे, नीचे हम देख सकते हैं ऑप्शन। फिर जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए गए थे? ये दिया गया था सारनाथ में, मतलब सी का हम करेंगे 3, 2 जगह हमें दिख रहा है। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक दिख रही है, ये मृत्यु बोध गया हुआ था। फिर तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा डी। तो संबोधि ये हम करेंगे कुशीनगर से। फिर से देख लेते हैं। जन्म लुम्बिनी, संबोधि कुशीनगर, और प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है सारनाथ हो जाएगा। मृत्यु या निर्वाण की प्राप्ति बोध गया में। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आ गया है मैचिंग के लिए। तो कल भी हमने सॉल्व किया था वत्स हमने जो कल सॉल्व किया था वत्स का हो जाएगा श्रावस्ती।
तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कौशल श्रावस्ती, यहाँ पे करते हैं। फिर अंग चंपा, वत्स कौशल और कुरु इंद्रप्रस्थ। तो इसे देख लेते हैं। कौशल श्रीवस्ती, अंग चंपा, वत्स कौशांबी और कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 और यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। तो कथन कहता है 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, करेक्ट है। फिर मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा पी और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित युग्मों में सत्य युग्म बताइए। तो कौन सा इसमें हमारा सत्य है? तो जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी को कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसे सम्मिलित करने का प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 को आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो अश्रफ को करेंगे जैन धर्म से, भद्रबाहु दिगंबर सुधर्म जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से। फिर से देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अशरफ जैन धर्म से, भद्रबाहु दिगंबर से, सुधर्म हो जाएगा जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष और अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 46 हीनयान बौद्ध शाखा में बोधित्सव को कहते कौन थे? सॉरी, हीनयान बौद्ध शाखा में बोधित्सव कौन थे? तो ये थे वे जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी शाखा थेरवाद या स्थिरवादियों गुरुजनों के उपदेश के रूप में मानी जाती थी? तो ये थे हीनयान संप्रदाय के। फिर निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महान राजकीय संरक्षक नहीं था? तो चंदेल विद्याधर ये संरक्षक नहीं था। महावीर ने मुख्य रूप से किस भाषा में उपदेश दिया? तो मुख्य रूप से इनकी जो भाषा में हुई है वो है पाली। सर्वप्रथम भागवत धर्म किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो इसका विकास हुआ है मथुरा में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख तथा उसकी ब्राह्मी लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया? तो इनमें से किसने किया था? ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख 1915 में खोजी गई और इसके लेखक का नाम अशोक प्रियदर्शी दिया गया? लेखक का नाम अशोक को यानी कि प्रियदर्शी के नाम से भी कहा जाता है। तो किसने ऐसा कहा? फिर क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है यानी इनकरेक्ट है, इसमें से आपको चूज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 मौर्यकालीन लौकिक साहित्य स्रोत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यकालीन, ये आपको इसमें से चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मौर्य शासन जो अपने वृद्धावस्था में अपने सिंहासन का परित्याग कर जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया वह था? तो भद्रबाहु के साथ कौन दक्षिण में गया था? क्वेश्चन नंबर 6 है यह किसने उल्लेखित किया कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था? क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित किस अभारतीय बौद्ध ग्रंथ में अशोक के व्यक्तित्व के संबंध में वर्णन किया गया है?
अशोक के व्यक्तित्व की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य का कालक्रम किस घटना के साथ संबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फियस का दूत कौन था? नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, किस जैन ग्रंथ में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकार कर लिया था, साथ ही उसने संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित किस शिलालेख में अशोक के लिए मगध का प्रियदर्शी राजा यानी प्रियदर्शी राजा मगध शब्द का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कलिंग युद्ध के परिणाम में क्या असत्य है? तो ये परिणाम दिए गए हैं और क्या इसमें से असत्य है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? तो इसमें से क्या सिद्धांत है? अशोक का धम्म मूलतः था। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष उपरांत कलिंग युद्ध हुआ? क्वेश्चन नंबर 17, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने के संबंध में निम्नलिखित किस कथन को सामान्यतः सत्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, अपने राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद अशोक ने बोधि वृक्ष के पवित्र दर्शन करने के लिए बोधगया की तीर्थ यात्रा की थी? क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित किस शिलालेख अभिलेख में अशोक धर्म में अपना विश्वास प्रकट करता है? क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित किस बृहद शिलालेख में अशोक पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख करता है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? तो शिलालेख से संबंधित काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य शासन का स्वरूप क्या था? क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था? क्वेश्चन नंबर 25 और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष किस मास में प्रारंभ होता था? तो कमेंट करके जरूर बताएं, भले ही आंसर आपको नहीं आता हो फिर भी गैस करें, और रेफरेंस मिल जाता है तो जरूर कमेंट करें। और उम्मीद है आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसके उत्तर आपको कल मिलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।